अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अजहरुद्दीन है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिसर्च जो है वो ना सिर्फ आपके एकेडमिक्स लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि आगे आपके करियर में भी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो रखती है। रिसर्च जो है आपके हर लेवल पे काम आएगी, और आपके करियर में जो है आगे कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं कि आप हर लेवल में कितनी पब्लिकेशन है रिसर्च की चाहिए। तो आज हम उसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बैच 22 एसएमसी की ग्रेजुएट हैं। डॉक्टर जवेरिया की 15 प्लस पब्लिकेशंस हैं। इस जूनियर लेवल पे आपकी 15 प्लस पब्लिकेशंस हों तो फिर मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो डॉक्टर जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam, Azhar. Thank you so much for inviting me today. डॉक्टर जवेरिया, सबसे पहले बताइएगा कि आपका रिसर्च पे डेवलप जो है वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ। तो बेसिकली रिसर्च में इंटरेस्ट होना इज़ मोर अबाउट योर ओन क्यूरियोसिटी कि आप मेडिकल फील्ड में रहते हुए अपार्ट फ्रॉम योर क्लिनिकल स्टडीज, अपार्ट फ्रॉम योर क्लिनिकल करियर, आप उसके अलावा उसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। लाइक थ्रू आवर इयर्स ऑफ मेडिसिन हम पढ़ रहे होते हैं जो कि ऑलरेडी नोन है, लेकिन ऑलरेडी नोन नॉलेज को आपकी जो स्टडी पॉपुलेशन है उस पे अप्लाई करके न्यू रिजल्ट्स आप जो है कम्युनिटी के लिए निकाल सकते हैं या उसको पब्लिश कर सकते हैं। सो दैट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच वाज लाइक वेरी इंट्रिगिंग फॉर मी इन माय अर्ली इयर्स ऑफ मेडिसिन। तो उस चीज़ का एक पर्सपेक्टिव बनना माइंड में बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी एक चीज़ कि आपके अपने कोलीग्स, आपके सीनियर्स, आपके मेंटोर्स इस तरह के आपको मिलें जो आपकी हेल्प भी कर सकें, आपको इस प्रोसेस में, इस जर्नी में आगे भी लेकर जा सकें, एंड जो आपके लिए मज़ीद जो है वो पार्ट्स ऑफ रिसर्च भी खोल सकें। सिर्फ ये ना हो कि आप जो है अपने ही एंड पे एक कोशिश कर रहे हैं विदाउट एनी सुपरवाइजरशिप या विदाउट एनी मेंटोरशिप। सो इन सारे ही सर्कमस्टांसेस का आपके लिए फेवरेबल होना आपके इंटरेस्ट को जो है वो मजीद जो है एक तरीके से पॉलिश करता है। एंड फॉर मी आई वॉज वेरी लकी टू हैव mentors and supervisors who were very much into research, and with my initial like basics, मुझे जो है इतनी ज़्यादा कोई नॉलेज उसकी नहीं थी, बट they guided me through a lot of workshops and a lot of things, जिसकी वजह से इंटरेस्ट जो है फिर आपका मजीद आपकी एक्सपर्टीज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो आप मुझे ये बताइएगा कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बात की जाए तो कितनी शुरुआत में ही हमें जो है वो इस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, किस लेवल पे जो है हमें रिसर्च पे जो है एटलीस्ट काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। Okay, so this is a very frequently asked question, and most of the medical students are looking forward to a specific timeline कि आप हमें ये बता दें कि हम सेकेंड ईयर से स्टार्ट करें, थर्ड ईयर से स्टार्ट करें या फर्स्ट ईयर से। बट फॉर मी देर इज नो टिपिकल आंसर। लाइक आपको जब feasible लगे आपकी अपनी पेस के अकॉर्डिंग, लाइक यू शुड नॉट गेट इनटू कंपटीशन early in your years. That is not healthy for you because आप न्यूली इंडक्ट होते हैं एमबीबीएस में, और न्यूली इंडक्शन के बाद इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू मैनेज योर शेड्यूल एंड गेट यूज टू ऑफ द स्टडीज, एंड आपके सेमेस्टर्स आ रहे होते हैं, एनुअल एग्जाम्स आ रहे होते हैं, तो यू शुडंट बी कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्टडीज एट ऑल इन लाइक लर्निंग समथिंग। वंस यू आर यूज टू इट, आपकी एक आदत बन जाए, योर मॉड्यूलर एग्जाम्स भी आपको समझ में आ जाए, पेस आपकी स्टडी की, तो उसके बाद इफ यू हैव टू चूज अनदर थिंग टू डू बिसाइड्स योर स्टडी, दैट शुड बी रिसर्च। Like it shouldn't be your utmost priority, but it should be your second priority at least, as early as you can start. And it can be the first year of your study, second year of your study, as soon as you're adjusted to the environment, आप उसके बाद जो है रिसर्च में अपनी एक्सपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फिर यही चीज़ होती है कि आपकी कंपटीशन वाली स्पिरिट इसमें नहीं होनी चाहिए। इन योर इनिशियल ईयर्स यू शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, यू शुड बी ऑलवेज ईगर टू लर्न from your seniors, from your mentors, and उसमें you shouldn't be looking for the authorship places, which I've seen in a few students जो कि इनिशियल ईयर्स ऑफ देयर लाइक रिसर्च जर्नी में ही ऑथरशिप सीक्वेंस को लेके काफ़ी परेशान होते हैं। सो दैट शुडंट बी ऑफ योर कंसर्न। आपको अगर लास्ट ऑथरशिप भी मिल रही है, बट इफ़ यू आर लाइक एक्सपोज टू द इंटायर रिसर्च प्रोसेस, आपको अच्छे मेंटोर्स के साथ काम करने के लिए मिल रहा है,
इवन इफ यू आर जस्ट डूइंग द डेटा कलेक्शन पार्ट, या फिर आप जो है मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग में जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, but that exposure is very important, that will take you places. So initial like few studies में अगर आपकी last authorship भी है, या if it's taking 1 year 2 year of your time, that is okay. there is no race यहाँ पे कि आपकी जो है study 3 महीने में 6 महीने में complete होनी चाहिए. it will take some time initial years में, and then जब आपको वो expertise, वो सारी exposure वाली चीज़ें आपकी complete हो जाएंगी, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन सब्जेक्ट्स. देन आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी खुद की एनालिसिस कैरी आउट कर सकते हैं अंडर सुपरविजन या इवन विदाउट सुपरविजन. बट इनिशियली योर फोकस शुड बी लर्निंग, योर फोकस शुड बी ऑन अ गुड मेंटोरशिप एंड अ गुड सुपरविजन. प्लस आप किसी भी मेंटोर या सुपरवाइजर के पास किसी भी ईयर ऑफ स्टडी में अगर विदाउट एनी बेसिक्स जाते हैं एंड यू एक्सपेक्ट कि आप जो है A to Z उनसे सीख लेंगे, नोबडी हैज दैट सॉर्ट ऑफ टाइम. आपको खुद भी जो है कुछ ना कुछ एफर्ट करके जाना होता है, विच मीन्स कि आपको खुद कोई वर्कशॉप्स अटेंड करनी होती हैं, आपको खुद बेसिक्स ऑफ रिसर्च थोड़ा बहुत सीख के, देर आर अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स इन दिस सिटी. RCOP की वर्कशॉप्स होती हैं, टॉरस रिसर्च की वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें आपको बेसिक्स ऑफ रिसर्च एटलीस्ट समझ में आ जाएंगे, सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट अंडर सुपरविजन. अगर आप सुपरवाइजर के पास बिल्कुल ही एक न्यू स्टूडेंट की हैसियत से जाएंगे कि हमें कुछ आता नहीं है, हम आपसे ही सब कुछ सीखना चाहते हैं, देन ट्रस्ट मी नोबडी हैज लाइक दैट सॉर्ट ऑफ टाइम एट देयर एंड. तो अगर उनको भी पता होगा कि आपको भी थोड़ा बहुत आता है, यू हैव टेकन अ फ्यू वर्कशॉप्स एंड नाउ यू आर विलिंग टू अप्लाई योर नॉलेज ऑन अ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, देन दे विल बी मोर वेलकमिंग टू यू. सो इसीलिए इट डजेंट मैटर कि आप फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करें, सेकेंड ईयर में स्टार्ट करें, स्टार्ट जब भी करें एटलीस्ट बी प्रिपेयर फॉर इट. रिसर्च को सीखने के लिए मतलब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है? आइदर यूट्यूब जो है वो, उससे हमें गाइडेंस लेनी चाहिए, सीनियर्स के पास जाना चाहिए, या सेशंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो क्या क्या हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, और एक्चुअल पाथवे क्या होना चाहिए? ओके, सो बेसिकली आपकी जो लर्निंग जर्नी हो सकती है रिसर्च में, दैट कैन बी इन पर्सन एंड ऑनलाइन बोथ. ठीक है, ऑनलाइन में यू कैन गो फॉर अ फ्यू वेबिनार्स, सेमिनार्स, या फिर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ रिसर्चर्स. विद टाइम एंड स्पेशली ड्यू टू कोविड, सारी चीज़ें आपको इजीली अब एक्सेसिबल हैं इंटरनेट पे. इफ़ यू सर्च फॉर रिसर्च एकेडमी, आपको रिसर्च एकेडमी पे सारे रिसर्च के जो मॉड्यूल्स एंड कोर्सेज होते हैं विद प्री मेड प्रेजेंटेशन, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. ठीक है, विदाउट इवन पेइंग अ पेनी, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि यू नो लाइक वी आर नॉट इवन अर्निंग राइट नाउ, हाउ कैन वी स्पेंड थाउजेंड्स ऑन अटेंडिंग अ बेसिक रिसर्च वर्कशॉप. ठीक है, तो उसके अलावा जो है आप इस तरह की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें आप खुद घर पे बैठ के थोड़ी प्रेजेंटेशंस आप गो थ्रू कर लें, फिर आप जो है उसके अकॉर्डिंग अपनी शेड्यूल को बना लें कि आपने डेली कितनी प्रेजेंटेशंस जो है वो देखनी है रिसर्च की, फ्री कोर्सेज से. उसके बाद यू कैन गो फॉर अ इन पर्सन वर्कशॉप, क्योंकि इन पर्सन स्टडी इज ऑलवेज बेटर देन ऑनलाइन स्टडी. इन पर्सन वर्कशॉप्स में देर इज रिसर्च काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, देर इज टॉरस रिसर्च. ठीक है, टॉरस रिसर्च की यूजुअली जो वर्कशॉप्स होती हैं दे आर ऑनलाइन, एंड यू कैन गेट enrolled इन लाइक वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस. उनकी जो है इतनी ज़्यादा कोई hefty अमाउंट नहीं होती है विच यू हैव टू पे फॉर अ सिंगल वर्कशॉप. दे आर वेरी प्रैक्टिकल, उनकी सारी लर्निंग विल बी अप्लाइड एंड यू विल बी गिवन असाइनमेंट्स एज वेल. Other than that, RCOP, जो Research Council of Pakistan है, they also keep on launching their basics of research workshops time to time. And उसमें भी if you can get enrolled, तो आपकी एक अच्छी practice हो जाती है, because they allow you to bring your own laptops, and उसमें आपकी hands-on practice भी साथ साथ हो रही होती है. अच्छे डॉक्टर जवेरिया, मुझे ये बताइएगा कि मतलब रिसर्च करनी ही क्यों है? एक सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन तो ये है कि रिसर्च करनी क्यों है? अगर मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, और मैं आगे जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और मेरा कंपेटिटर वो है जिसने रिसर्च की है, तो दोनों में क्या फर्क है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है अजहर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इनिशियली यूज टू बिलीव के इट डजेंट मैटर, आपकी हमेशा रिसर्चर्स होना ज़रूरी नहीं है. पीपल विदाउट रिसर्चर्स वर ऑल्सो लैंडिंग विद गुड जॉब्स एंड एवरीथिंग.
But with time, especially after COVID, I've seen a drastic change in the approach of the employers, especially. Like, even if you're applying for a private setup, you're going for studies abroad, या आप जो है प्लैब की तरफ जा रहे हैं, यूएसएमएल की तरफ जा रहे हैं, research has now become a very integral part of your CV. Like, after your education, if the employer is gonna look for anything, that's gonna be research. यहाँ पे सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन पाकिस्तान में ये थी कि यहाँ पे यू कैन गेट योर जॉब्स या फिर एनीथिंग बेस्ड ऑन सोर्सेज, या फिर आप गवर्नमेंट सेटअप में अगर जा रहे हैं तो दे वोंट केयर अबाउट इट. बट विद द ट्रेंड, लाइक हाउ इट इज चेंजिंग, तो उस हिसाब से अब ये है कि अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में भी हैं तो आपकी रिसर्च में अगर नॉलेज नहीं है, उसके आगे आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते. ठीक है, इफ इवन इफ लाइक यू आर डन विद योर एफसीपीएस, आपने पूरी अपनी रेजिडेंसी की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद यू विल बी लुकिंग फॉर एसआरशिप्स. आप एसआरशिप्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही तब होते हैं इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सीवी, बिकॉज द कंपटीशन इज क्रेजी एवरीवेयर. वहाँ पे व्हाट विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम द अदर अदर पार्टिसिपेंट्स? आपकी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, प्रोजेक्ट्स, आपके पब्लिकेशंस, आपके क्लिनिकल ऑडिट्स, यही सारी चीज़ें आपको जो है वो स्टैंड आउट करवा रही होती हैं इन सच लाइक प्लेसेस या इन सच जॉब अपॉर्चुनिटीज़. अगर हम बाहर की बात करें तो दैट इज़ लाइक अ वेरी क्रूशल स्टेप. अगर शुरू से हम स्टार्ट करें एमबीबीएस में, इफ़ यू हैव वर्कड टायरलेसली फॉर योर रिसर्च पब्लिकेशंस, आपके पास एक से दो भी अच्छी रिसर्च पब्लिकेशंस अगर हैं, तो आप अपनी यूएसएमएलई या प्लैब जर्नी के साथ साथ उसको कंप्लीट कर सकते हैं. आफ्टर दैट, अगर आप प्लैब या यूएसएमएलई की तरफ नहीं भी जा रहे, इवन फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज, यहाँ पे आफ्टर पासिंग या आफ्टर क्लियरिंग योर एफसीपीएस पार्ट 1, इफ़ यू अप्लाई फॉर प्राइवेट जॉब पोजिशंस, आपकी एमओशिप और आरएमओशिप में शायद इतनी ज़रूरत ना हो, लेकिन आपकी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ में इट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बिकॉज अगर प्राइवेट सेटअप्स को देखा जाए तो स्पेसिस लाइक प्लेसेस सच एज AKU, LNH, हर जगह पे अलोंग विद योर टेस्ट स्कोर, आपका जो रेजिडेंसी एग्जाम होता है उसके साथ आपके इंटरव्यू में दे विल एनालाइज योर सीवी शुरू से लेके आखिर तक. उसमें आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस एनालाइज होती हैं, आपकी कौन सी ऑथरशिप थी, आपका उसमें क्या पार्ट था. ठीक है, तो इसमें अगर आपने पेड पब्लिकेशंस भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग योर नेम इन अ फ्यू रिसर्चेस, आपने पेड पब्लिकेशंस ले ली हैं, तो व्हेन दे विल स्टार्ट आस्किंग यू अबाउट द रिसर्च, आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपकी नॉलेज जब टेस्ट हो रही होगी, वहाँ आप फंसेंगे. तो इसीलिए ये चीज़ मैं हमेशा डिस्करेज करती हूँ कि भले आप एक रिसर्च करें, लेकिन आपकी ढंग से होनी चाहिए वो रिसर्च. आपने उसमें बेशक छोटा सा ही पार्ट प्ले किया हो, लेकिन उस पार्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है, कैसे किया है, क्या सिग्निफिकेंस है उसकी. और अगर आप इवन फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो आपने पेड ली है और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो ट्रस्ट मी, द इंटरव्यूअर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दे नो एवरीथिंग एंड दे आर गोना स्क्रूटनाइज कि आपने खुद कितना काम किया है. तो पीजीशिप पे भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, गवर्नमेंट सेटअप्स में जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स के लिए इंडक्शन टेस्ट होते हैं, सिर्फ उसका टेस्ट स्कोर जो है वो मैटर करता है, एंड दे डोंट रियली केयर अबाउट योर सीवी. But once you're inducted in any postgraduate program, they will expect you to know everything. आपके researches भी compulsory हो जाएंगी. अगर आप 2 ईयर जीएस में हैं, आप 4 ईयर जीएस में हैं, आप किसी स्पेशलिटी में हैं, सीपीएसपी की तरफ से अब ये कंपल्शन है कि आपकी ट्रेनिंग में आपकी एटलीस्ट 2 पब्लिकेशंस होनी चाहिए. तो अगर आपने अपने अंडर ग्रेड ईयर्स में सीखा ही नहीं होगा कि रिसर्च करनी कैसी है, या आपने हाउस जॉब में भी अपने पीजीज के साथ, अपने सुपरवाइजर्स के साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट नहीं किया होगा, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट टाइम पे उस चीज़ का आइडिया ही नहीं होगा. एंड फिर इस तरह के लोग फॉल होते हैं उसी ट्रैप में कि भाई पेड पब्लिकेशंस. इन द एंड दे जस्ट वांट टू बी एलिजिबल फॉर देयर एफसीपीएस एग्जाम, एंड उसके लिए वो पेड पब्लिकेशंस की तरफ जाते हैं. पेड पब्लिकेशंस उनको फिर इंटरव्यू में फंसाती हैं, एंड देन इट्स अ विशियस साइकिल. तो जितना अर्ली आप स्टार्ट करेंगे एटलीस्ट सीखना, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. एंड आई ऑलवेज से दिस कि आपकी जो हाउस जॉब वाला टाइम होता है, दैट्स लाइक योर गोल्डन पीरियड फॉर रिसर्च. आप फर्स्ट हैंड जो है वो डेटा कलेक्टर होते हैं. हर पेशेंट आपके पास आ रहा है अपनी हिस्ट्री लेकर, अपनी सारी रिपोर्ट्स लेकर. आप कोई भी अपना पब्लिकेशन प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करें उस टाइम पे, तो सारा आपके पास जो सैम्पल साइज होगा
वो आपको ही डील करना होगा, एंड आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से सैंपल साइज अपना बना के अपनी स्टडी पॉपुलेशन को टारगेट करके किसी भी सुपरवाइजर की कोई पीजी जो कि इंटरेस्टेड हो आपके साथ कोलैबोरेट करने में, या आपका कोई कंसल्टेंट जिसकी अच्छी नॉलेज हो रिसर्च में, आप उसके साथ कोलैबोरेट करके एटलीस्ट आपके हाउस जॉब में अगर 4 वार्ड्स हैं, आप हर वार्ड में भी एक एक पब्लिकेशन ले लें। डजेंट मैटर कि वो ओरिजिनल स्टडी है या वो केस सीरीज है, वो केस रिपोर्ट है, कुछ भी टाइम कंज्यूमिंग इतना ना हो, इजीली डुएबल हो, अगर आप करना एक दफ़ा शुरू कर दें, दैट विल हेल्प यू अलॉट इन योर पोस्ट ग्रेजुएट ईयर्स। उसमें फिर आपको जो है वो किसी की, क्या कहना चाहिए, कि मोहताजी नहीं होगी कि आपके साथ जो है कोई अगर होगा तभी आप कर पाएंगे। यू विल बी इंडिपेंडेंट बाय दैट टाइम, एंड फिर उसमें आपको जो है आराम से अपनी रिसर्च करने का भी टाइम मिलेगा इन योर ट्रेनिंग ईयर्स, आप उसको कैरी आउट भी कर पाएंगे। ये तो एक सीपीएसपी का क्राइटेरिया हो गया। उसके अलावा फॉर प्लैब एंड फॉर यूएसएमएलई तो वी नो कि इट्स अ कंपलसरी नाउ डेज, मतलब एक कंपल्जन है नाउ डेज। एंड प्लैब वाले पाथवे में भी इफ यू आर अप्लाइंग फॉर नॉन ट्रेनिंग जॉब्स या ट्रेनिंग जॉब्स, दे विल evaluate your CV based on your research experience, clinical audits, and USMLE maybe it's the same thing. They will judge your knowledge and your clinical expertise based on your research exposure. So it's very important कि आप पहले जो है अपनी रिसर्च स्किल्स को हाउस जॉब के टाइम पे एटलीस्ट अप्लाई करें, ताकि बाय द टाइम इट बिकम्स अ कंपल्जन फॉर यू, बिकॉज बिफोर दैट इट इज़ नॉट अ कंपल्जन, इट इज़ अ चॉइस। बिफोर योर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग आपकी जो है ये सिर्फ एक चॉइस है, ठीक है। अगर उस चॉइस को आपने उस टाइम पे ऑप्ट करके अपनी स्किल्स को पॉलिश कर लिया, एक्सपर्टीज उस पे गेन कर ली, देन आफ्टर दैट व्हेन इट बिकम्स योर कंपल्जन, तो आपको फिर इतनी मुश्किल नहीं होगी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे ये बताएं डॉक्टर जावेरिया के पब्लिकेशन का लेवल जो है वो कितने हैं, क्योंकि पब्लिकेशंस जो हैं वो लाइक जो आप जर्नल्स जो हैं इंटरनेशनल भी अवेलेबल हैं, आपके पास नेशनल जो पाकिस्तान में है वो भी अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में भी कुछ अच्छे जर्नल्स बिल्कुल मौजूद हैं, और पाकिस्तान में भी जाहिर है काफ़ी स्टैंडर्ड जो है वो हाई लेवल के, हाई स्टैंडर्ड के भी जर्नल्स मौजूद हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि यूजुअली इतने ज़्यादा प्रेफर नहीं किए जाते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो हमारे यूनिवर्सिटी का ही एक जर्नल है, जेएसएमयू का जर्नल, लेकिन मैं बात करूँगा इसमें एसएमसी जेएसएमयू का क्रेडिट ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अपने जर्नल्स नहीं हैं, लेकिन जेएसएमयू का अपना भी जर्नल है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये इसमें क्या फ़र्क आता है कि आपका, आपकी जो रिसर्च है वो अगर इंटरनेशनल में पब्लिकेशन जब हो जा रही है, पाकिस्तान में किसी अच्छे जर्नल पे जो है पब्लिश होती है, तो इसमें क्या कितना डिफरेंस? ओके, सो बेसिकली आपकी जो रिसर्च की एक वेटेज होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ साइटेशंस, ठीक है। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि आपकी नंबर ऑफ पब्लिकेशंस पे आपकी क्रेडिबिलिटी जज की जाएगी एज अ रिसर्च। साइटेशन को डिफाइन कर दिएगा। जी जी जरूर। अच्छा, रिसर्च की जो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है वो 2 से 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। साइटेशंस क्या होती हैं कि आपके काम को दूसरे लोगों ने अपने काम में कितनी दफ़ा शो किया है, या उसको एज अ लेजिटिमेट एक क्लॉज लेकर अपने काम को कैसे डिफाइन किया है, दैट इज साइटेशन, ठीक है। आप अपने जर्नल में भी जब आप अपने रिसर्च आर्टिकल में किसी का भी काम जो है आप अगर शेयर करना चाहते हैं या किसी का रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आप उसको साइट करते हैं, दैट इज योर साइटेशन। तो आपके काम को जब फिर दूसरे साइट करेंगे अपने रिसर्च आर्टिकल्स में, तो दैट विल बी योर साइटेशन। तो पहले एक ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि आपकी जो नंबर ऑफ रिसर्चर्स हैं दैट डिफाइंस योर क्रेडिबिलिटी एज अ रिसर्चर, बट नाउ इट इज लाइक a bit changed with respect to the number of citations you have. इट डजेंट मैटर कि आपकी कितनी पब्लिकेशंस हैं, अगर वो साइटेड नहीं है ज़्यादा, तो इसका मतलब यूजुअली यही होता है कि उसकी इतनी जो है सिग्निफिकेंस या साइंटिफिक वैल्यू नहीं है। अब फिर दूसरे आपके उस क्वेश्चन पे आते हैं कि जर्नल्स से क्या फ़र्क पड़ता है, टाइप्स ऑफ जर्नल पे या इंटरनेशनल नेशनल जर्नल से क्या फ़र्क पड़ता है। उससे फ़र्क बेसिक यही पड़ता है कि आपकी जो साइटेशंस होती हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ अ जर्नल।
ठीक है। जो जर्नल जितना ज़्यादा क्रेडिबल है, जितना ज़्यादा साइंटिफिकली ऑथेंटिक है, जितना ज़्यादा उसको पढ़ा जाता है, जितना ज़्यादा वो वेल नोन है इन द साइंटिफिक कम्युनिटी, उतना ही ज़्यादा आपका काम जो है वो लोगों की नज़र में प्रोमिनेंट होगा, उतना ज़्यादा ही आपका काम लोग पढ़ेंगे और आपके काम को फिर अपने काम में मज़ीद डिफाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। सो आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपका बेसिक टारगेट क्या होता है कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड आपकी नॉलेज जो है वो किसी और की नॉलेज में बेसिक्स का काम करें। ठीक है। तो उसके लिए यू हैव टू टारगेट जर्नल्स विच हैव अ गुड इम्पैक्ट फैक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक हमारे पास हमारे सारे नेशनल जर्नल्स हैं, दूसरा हमारे पास इंटरनेशनल जर्नल्स हैं। इंटरनेशनल जर्नल्स में भी देर आर अ लॉट ऑफ जर्नल्स विच आर नॉट पबमेड इंडेक्स्ड। पबमेड इज अ यूजुअल लाइक साइट फॉर नेशनल लाइब्रेरी, एक समझ लें, फॉर रिसर्चर्स, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्रेडिबल आर्टिकल्स आर अवेलेबल। एंड पबमेड साइटेशन इज लाइक अ टॉप टियर साइटेशन, और पबमेड इंडेक्स्ड होना किसी भी जर्नल के लिए एक बहुत रिनाउंड बात होती है। ठीक है। उसके अलावा आपके पास आते हैं HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल। HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल हमारे नेशनली काफ़ी सारे ऐसे जर्नल्स हैं जो HEC रिकॉग्नाइज्ड हैं, और उन जर्नल्स की पब्लिकेशंस हमारे पास CPSP में जो है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अब ये दोनों कैटेगरीज में ही अगर कोई जर्नल लाइन नहीं कर रहा तो वहाँ पब्लिश करने का ऑनेस्टली कोई फायदा नहीं है एज सच। ठीक है। क्योंकि आपके पास जो है, या तो आपका टारगेट ये हो कि आप यहाँ पे अगर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग अपनी कर रहे हैं तो आपके CPSP में आपका वो आर्टिकल एक्सेप्टेबल हो। दूसरा आपका क्या मकसद होना चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपके आर्टिकल को वैल्यू मिले, और आपकी जो नंबर ऑफ साइटेशंस हों वो इंक्रीज हों, आपका काम पढ़ा जाए, आपका काम यूज़ किया जाए दूसरे आर्टिकल्स में। तो अगर दोनों ही क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं हो रहे तो इट्स जस्ट इक्विवेलेंट ऑफ वेस्टिंग योर ओन एफर्ट्स। ठीक है। आपने अपना इतना टाइम लगा के रिसर्च की, लेकिन आप उसको अच्छी जगह अगर पब्लिश नहीं कर सके तो फिर दैट इज़ ऑफ नो वैल्यू। सही है। उसके लिए जो है आपको स्क्रूटनाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कॉस्टिंग की, ठीक है, अवेलेबिलिटी की, कितना टाइम ले रहे हैं वो पब्लिकेशन के लिए, ये सब आपको कंसिडर करना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट जंप टू अ पबमेड इंडेक्स जर्नल लाइक लैंसेट और समथिंग, जहाँ पे पब्लिकेशन फी इज इन लाइक लैक्स, अगर आप PKR की बात करें। ठीक है। तो वहां पे ऑब्वियसली आप वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है अचीव नहीं कर पाएंगे। सो देर आर मेनी जर्नल्स जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, पबमेड इंडेक्स भी हैं, ठीक है, HEC रिकॉग्नाइज भी हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई जर्नल HEC रिकॉग्नाइज नहीं है तो आप वहाँ पब्लिश ही ना करें। अगर वो पबमेड इंडेक्स है तो यू कैन गो फॉर इट। अगर कोई जर्नल पबमेड इंडेक्स नहीं है बट इट कैन हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड नेशनल पब्लिकेशन, HEC रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द स्टडी डिज़ाइन। आपकी स्टडी केस रिपोर्ट है, आपकी स्टडी ओरिजिनल आर्टिकल है, सिस्टमैटिक रिव्यू है, नैरेटिव रिव्यू है, उस हिसाब से आपको अपने जर्नल्स जो है स्क्रूटनाइज करने होते हैं। एंड देन अपना आपको जो है एक टारगेट बनाना होता है कि आप उस पर कितने पैसे लगा सकते हैं फॉर पब्लिकेशन, क्योंकि हर जर्नल की प्रोसेसिंग एंड पब्लिकेशन फ़ी होती है। उस हिसाब से अपना बजट डिसाइड करते हुए यू कैन पिक आउट अ जर्नल। ओके डॉक्टर जवेरिया, आई थिंक इसको हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और डॉक्टर जवेरिया ने जिस तरह से बात की रिसर्च के हवाले से, दिस शोज के उनको इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कमांड हासिल है ऑब्वियसली, इसीलिए इससे इस हवाले से जो है उनसे बात की गई कि वो अपनी अपनी जो भी नॉलेज है वो शेयर करें इस हवाले से। तो मैं इस बात को पहले तो बताता चलूँ कि रिसर्च ऑब्वियसली एक बहुत वास्ट टॉपिक है, आप एक तो वीडियो में इसको कवर नहीं कर सकते, लेकिन जितना हमने कवर किया मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यूजुअली लोग रिसर्च के इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके करियर पे इम्पैक्ट के बारे में बात नहीं करते, बल्कि उसको रिसर्च को करना कैसे, हर कोई बस उसके हवाले से बात करो। तो थैंक यू डॉक्टर जवेरिया, और मैं इस बात पर भी यकीन दहानी करवाता हूँ कि इंशाल्लाह और ज़्यादा कोलैबोरेशन होते रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के साथ जो है डिस्कशन करना इसी चैनल का यही ऑब्जेक्टिव है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर जवेरिया। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी, एंड
for sure, like I'm always up for any sort of discussion related to any sort of study design research. आगे अगर आप इसको as a series भी लेकर जाना चाहें, या if anyone who's watching want to talk to me regarding any guidance or anything, I'm always open for any discussion. Thank you so much for having me today. थैंक यू डॉक्टर देवेंद्र।